गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। अपन 15वां चैप्टर पॉलीमर पढ़ रहे थे और उसमें बहुलीकरण की विधियां पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। और बहुलीकरण की विधियों में योगात्मक बहुलीकरण अपन पढ़ चुके थे। अपने को आज पढ़ना है संगणन बहुलीकरण, ठीक है। क्या पढ़ना है अपन, टॉपिक क्या है, दूसरा संगणन बहुलीकरण, ठीक है। और संगणन बहुलीकरण होता क्या है, देखिए। संगणन बहुलीकरण में दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह युक्त एकलक अणु, दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह युक्त एकलक अणु, मतलब कम से कम दो क्रियात्मक समूह एकलक इकाई में उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। तो कम से कम दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह युक्त एकलक अणु संगणन अभिक्रिया द्वारा बहुलक का निर्माण करते हैं तो उसे संगणन बहुलीकरण कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह वाले एकलकों की यहाँ पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। और इस अभिक्रिया के दौरान छोटे सरल अणुओं का निष्कासन, जैसे छोटे सरल अणुओं की बात करेंगे तो जैसे H2O, एल्कोहल है, अमोनिया, इनका क्या होता है, इस संगणन बहुलीकरण अभिक्रिया के दौरान निष्कासन होता है। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। ये अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं को पद से वृद्धि बहुलीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, स्टेप वाइज पद से वृद्धि बहुलीकरण, ठीक है। पद से वृद्धि बहुलीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखें इसका, अपन ने पहले भी एग्जाम्पल की बात की थी और पढ़ चुके हैं इस एग्जाम्पल को अपन पहले। टेरिलीन या डेक्रोन का निर्माण, टेरिलीन या डेक्रोन का निर्माण देखें आप, जैसे टेरिलीन या इसको अपन डेक्रोन कहते हैं, डेक्रोन का निर्माण, ठीक है। इसका टेरिलीन या डेक्रोन, तो कैसे टेरिलीन या डेक्रोन बनता है। टेरिलीन या डेक्रोन की जो एकलक इकाई की अपन बात करें, एकलक इकाइयां क्या होती हैं, एकलक इकाइयां, तो इसकी जो एकलक इकाई होती है वो होती है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल और टरफेलिक अम्ल, टरफेलिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकोल और टरफेलिक अम्ल क्या होती हैं, टेरिलीन या डेक्रोन की एकलक इकाइयां होती हैं, ठीक है। टेरिलीन या डेक्रोन की एकलक इकाइयां होती हैं, क्या, टरफेलिक अम्ल या एथिलीन ग्लाइकोल। टरफेलिक अम्ल को टेरेप्थेलिक अम्ल भी कह सकते हैं, टरफेलिक अम्ल को क्या कहते हैं, टेरेप्थेलिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखें आप, एथिलीन ग्लाइकोल अपन लिखते हैं HO, CH2 और OH, ये तो है एथिलीन ग्लाइकोल। क्लियर, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरफेलिक अम्ल लिखते हैं अपन HOC डबल बॉन्ड O, और यहाँ एक बेंजीन रिंग या C6H5 भी इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं OH, ठीक है। ये है टरफेलिक अम्ल। अब इसका क्या करेंगे, संगणन बहुलीकरण होगा। ये दोनों क्या है, एकलक इकाइयां हैं। अब इसका क्या होगा, यहाँ संगणन बहुलीकरण, ठीक है, संगणन बहुलीकरण। यहाँ पर क्या निकाल देंगे, H2O माइनस H2O, जल का एक अणु
निकाल देंगे आप ये H और ये OH। क्लियर? तो यह क्या रहेगा, देखो HOCH2 यहाँ O रह जाएगा और यहाँ C डबल बॉन्ड O OH। अब क्या करेंगे, एक बार, क्योंकि ये कैसा है स्टेप वाइज है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, एक बार एथिलीन ग्लाइकोल जोड़ेंगे प्लस HOCH2 या फिर इसी में यहाँ जोड़ देते हैं। देखें, एक बार क्या करेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस क्या करते हैं अपन, HOCH2 और OH, ये एथिलीन ग्लाइकोल जोड़ दिया, तो यहाँ से वापस क्या करेंगे, एक H2O का निष्कासन हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा, HOCH2O C डबल बॉन्ड O ये OH गया, H गया, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, OCH2OH। ठीक है, अब एक बार क्या जोड़ा अपन ने, एथिलीन ग्लाइकोल जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसमें एक बार टरफेलिक अम्ल या टेरेफेलिक अम्ल जोड़ेंगे। तो देखें आप, यहां तक क्लियर? आगे देखें, इसमें इसको अपन लेते हैं, इसको यहां अपन क्या जोड़ दें, प्लस HOC डबल बॉन्ड O टरफेलिक अम्ल जोड़ देंगे, C डबल बॉन्ड O OH, ये टरफेलिक अम्ल ऐड कर दिए इसमें, टरफेलिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ वापस क्या निकाल देंगे, H2O, तो क्या बचेगा अपने पास, देखें HOCH2O C डबल बॉन्ड O, इससे C डबल बॉन्ड O CH2 ये OH निकल गया, यहाँ से ये H निकल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ हम क्या करते हैं अपन, माइनस H2O, यहाँ भी क्या होगा, माइनस H2O। ठीक है, CH2 के बाद में O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH। अब यहाँ पर इन समूहों का क्या होगा, रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ एक H ये और OH ये क्या निकल जाएगा, वापस H2O निकाल देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस H2O, देखो यहाँ O CH2, ठीक है, CH2O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। इसको आप देखें, अब यहाँ ये H गया और ये OH गया, देखिए आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, ये क्या हो गया, टेरिलिनियर डेक्रोन बनेगा। अब यहाँ के बाद में जब इसको यहाँ तक हमने लिखा है, यहाँ तक, अब बाकी जो ये जो इकाई रहेगी, ये OH निकाल दिया, तो ये वापस पुनरावृत्ति होना शुरू हो गया यहाँ से। तो देखिएगा ये और ये सेम, और यहाँ से ये वाला पार्ट सेम, तो पुनरावृत्ति होना शुरू हो गया, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, N लगा देंगे। और ये क्या है, टेरिलीन, क्या बोले इसको, डेक्रोन। ठीक है, तो ये संघनन बहुलीकरण की प्रक्रिया है जो स्टेप वाइज होती है, पद से वृद्धि बहुलीकरण भी इसको कहा जाता है। ठीक है, दूसरा अपन अगला टॉपिक इसमें पढ़ते हैं, सह बहुलीकरण या विषम बहुलीकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सह बहुलीकरण या इसको अपन कहते हैं विषम बहुलीकरण।
या तो सहबहुलीकरण कहते हैं या विषम बहुलीकरण कहते हैं। तो सहबहुलीकरण अपन ने पढ़ा था, सहबहुलक और बहुलकन के प्रकार के आधार पर सहबहुलक और समबहुलक में। तो सहबहुलक क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक एक लाख अणु, दो या दो से अधिक 1 लाख अणु या इकाइयां परस्पर संयुक्त होकर बहुलक का निर्माण करती हैं। अब बहुलक का निर्माण ये चाहे तो युगात्मक बहुलीकरण के द्वारा हो जाए या संगणन बहुलीकरण के द्वारा हो जाए, लेकिन इकाइयां यहाँ कैसी होंगी, जो 1 लाख इकाइयां होंगी वो कम से कम 2 भिन्न 1 लाख इकाइयां होंगी, जिनमें 2 भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित हों। ठीक है, जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था टेरिलीन या डेक्रोन का निर्माण। ठीक है, टेरिलीन या डेक्रोन, उसमें क्या क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है एक तो, और एक टेरेफ्थैलिक अम्ल है। ऐसे ही अपन ने नाइलॉन 66 की बात करें, ये अपन पढ़ चुके हैं नाइलॉन 66। तो इसमें क्या क्या है, एक तो हेक्सामेथिलीन डायमीन होता है और एक एडिपिक अम्ल होता है, तो 2 भिन्न भिन्न इकाइयां हो गई। ऐसे ही ब्यूटाडाइन रबर जो होता है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन, कौन सा, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, डाइईन रबर, ये क्या है, ये सारे सहबहुलीकरण है। टेरिलीन सहबहुलीकरण के एग्जाम्पल है जिनमें 2 भिन्न क्रियात्मक समूह की 2 से अधिक 1 लाख इकाइयां बहुलीकरण प्रक्रिया में भाग लेती हैं। क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होने चाहिए, सेम क्रियात्मक समूह वाली एक जैसी इकाइयां नहीं होंगी, क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न। इसमें अभी अपन ने देखा था टेरिलीन डेक्रोन में एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिक अम्ल या टरफैलिक अम्ल। ठीक है, टेरेफ्थैलिक अम्ल, इसका अपन ने देखा था हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक अम्ल, और इसमें इसकी जो 1 लाख इकाइयां होगी वो क्या होगी, एक तो स्टाइरीन होगी और दूसरी 1,3 ब्यूटाडाइन ठीक है। तो यहाँ पर स्टाइरीन है C6H5 जो अपन ये कहते हैं कि जो व्युत्पन्न पढ़े थे अपन ने बाइनरी व्युत्पन्न, उसमें आ जाएगा ये। ठीक है, और ये 1,3 ब्यूटाडाइन, तो दोनों इकाइयां अलग अलग हैं। इधर हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, तो यहाँ एमीन ग्रुप है क्रियात्मक समूह के रूप में, एडिपिक अम्ल में COOH ग्रुप होगा, टरफैलिक अम्ल में COOH ग्रुप है और ग्लाइकोल में OH समूह है। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह कैसे होंगे, भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह होंगे जिनकी 2 या 2 से अधिक 1 लाख इकाइयां संगणन बहुलीकरण या योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा इसका निर्माण करती हैं, बहुलक का निर्माण करती हैं। तो ये कहलाता है सहबहुलीकरण। अब सहबहुलकों के प्रकार की अपन बात करें, सहबहुलकों के प्रकार की अपन बात करें, बहुलक के प्रकार, अगर प्रकार की बात करेंगे तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है क्रम रहित बहुलक, सहबहुलक। पहला पढ़ेंगे इसमें क्रम रहित सहबहुलक। क्रम रहित सहबहुलक, इसमें क्या होता है कि इन बहुलकों में जो 1 लाख इकाइयां होती हैं, क्रम रहित सहबहुलकों में 1 लाख इकाइयों का कोई क्रम नहीं होता है, कोई भी क्रम नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इनको क्रम रहित सहबहुलक कहते हैं। जैसे अपने एग्जांपल लिखे, जैसे मान लो कोई 1 लाख इकाई ए मान ली और दूसरी 1 लाख इकाई बी है, तो 2 1 लाख इकाई, अब इनका कोई क्रम एग्जांपल के रूप में लिखे तो ए बी 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 ए बी बी, ये कोई क्रम नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का। तो ऐसे बहुलक जिनमें 1 लाख इकाइयों का कोई क्रम नहीं होता है क्या कहलाते हैं, क्रम रहित सहबहुलक
कहलाते हैं। दूसरा अपन पढ़ते हैं, दूसरा है इसमें एकांतरित सहबहुलक। एकांतरित सहबहुलक का मतलब इसमें जो एकलक इकाइयां होंगी वो एकांतरित क्रम में रहेंगी, मतलब पहले एक प्रकार की, फिर दूसरा प्रकार, फिर एक प्रकार, फिर दूसरा प्रकार, फिर पहला प्रकार, फिर दूसरा प्रकार, इस प्रकार से ये क्रम लगातार चलता रहेगा, ए बी ए बी ए बी। ठीक है। तीसरा इसमें है खंड बहुलक। कौन सा? खंड सहबहुलक। खंड सहबहुलक में क्या होगा कि पहले एक प्रकार का, पहले क्या होगा, एक प्रकार की जो एकलक इकाइयां हैं वो एक श्रृंखला बनाएंगी, खंड बनाएंगी, ए ए ए ए ए, फिर दूसरे प्रकार की बी 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 बी, फिर तीसरे प्रकार की, तीसरा मतलब फिर वापस पहले प्रकार वाली आ जाएंगी, ए ए ए ए। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, खंड बन जाएगा। पहले एक प्रकार की बहुलक इकाइयों का खंड बनेगा, फिर दूसरे प्रकार की बहुलक इकाइयां, फिर पहले प्रकार की एकलक इकाइयां आती हैं। ठीक है। चौथा है इसमें कलम बहुलक, कलम सहबहुलक। चौथा कौन सा है? कलम सहबहुलक। देखें, कलम सहबहुलक चौथा इसमें लिखते हैं, कलम सहबहुलक। कलम सहबहुलक में क्या होगा कि इस प्रकार के सहबहुलक में, इस प्रकार के सहबहुलक में एक प्रकार की एकलक इकाइयां, एक प्रकार की एकलक इकाइयां एक शाखा श्रृंखला का निर्माण करती हैं। एक प्रकार की एकलक इकाइयां एक श्रृंखला का निर्माण करती हैं और दूसरे प्रकार की एकलक इकाइयां इन पहले प्रकार की एकलक इकाइयों से शाखाओं के रूप में जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार से शाखा बनती है। ठीक है। तो ये क्या है, कलम सहबहुलक के प्रकार है। ठीक है। टॉपिक अपन पढ़ते हैं बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। ठीक है। तो किसी भी बहुलक के गुण, क्या किसी भी बहुलक के गुण किस पर डिपेंड करेंगे? बहुलक के एक तो आणविक द्रव्यमान पर, किस पर? आणविक द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। इसके अलावा उसके आकार पर, बहुलक के आकार पर डिपेंड करेगा, और अगर डिपेंड करेगा, तीसरा गुण है तो बहुलक की संरचना पर डिपेंड करता है। ठीक है। बहुलकों के जो गुण हैं वो किस किस पर डिपेंड कर सकते हैं? बहुलकों के आणविक द्रव्यमान पर डिपेंड कर सकते हैं, बहुलक के आकार पर निर्भर कर सकते हैं, और बहुलक की संरचना पर निर्भर कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी बहुलक अणु में उपस्थित एकलक अणुओं की जो संख्या होती है, किसी ध्यान से सुनना, किसी भी बहुलक अणु में उपस्थित एकलक अणुओं की संख्या बहुलीकरण की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुलीकरण की कोटि। किसी भी बहुलक अणु में उपस्थित एकलक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? बहुलीकरण की कोटि। बहुलीकरण की कोटि कैसे कहते हैं? किसी भी बहुलक अणु में उपस्थित एकलक अणुओं की संख्या, बहुलक अणु में उपस्थित एकलक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? बहुलीकरण की कोटि कहलाती है। बहुलीकरण की कोटि कहलाती है। ठीक है। बहुलीकरण की क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। और एकलक अणुओं की संख्या, एकलक अणुओं की जो संख्या है वो बहुलक के अणु के आकार को निर्धारित करती है। एकलक अणुओं की जो संख्या है, जितने एकलक अणु होंगे, एकलक अणुओं की संख्या
क्या निर्धारित करती है? बहुलक के आकार को, आकार का निर्धारण। आकार का निर्धारण किससे होता है? एकलक अणुओं की संख्या से। अर्थात एकलक अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ बहुलक अणु का आकार भी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बहुलकों के आणविक द्रव्यमान की चर्चा करेंगे। तो बहुलकों का आणविक द्रव्यमान अपन दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो होता है संख्या औसत अणुभार, एक तो है संख्या औसत अणुभार। पहला कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला है संख्या औसत अणुभार, ठीक है, और दूसरा पढ़ते हैं इसमें भार औसत अणुभार। दो प्रकार से बहुलकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, संख्या औसत अणुभार, ठीक है, संख्या औसत अणुभार, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, संख्या औसत अणुभार। तो संख्या औसत अणुभार की डेफिनेशन क्या है? किसी बहुलक नमूने में, किसी बहुलक नमूने में उपस्थित सभी अणुओं की कुल संहति, कुल संहति का मतलब यहाँ मॉलिक्यूलर वेट से है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट से। तो किसी बहुलक नमूने में उपस्थित सभी अणुओं की कुल संहति मतलब कुल अणुभार को अणुओं की संख्या से विभाजित करने पर, कुल अणुभार को अणुओं की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम क्या कहलाता है? संख्या औसत अणुभार कहलाता है। संख्या औसत अणुभार को किससे इंडिकेट करते हैं? mn बार से, mn बार से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो किसी बहुलक नमूने में उपस्थित सभी अणुओं की कुल मॉलिक्यूलर वेट या कुल संहति को अणुओं की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम क्या कहलाता है? संख्या औसत अणुभार। अब यहाँ किसी बहुलक नमूने में उपस्थित अणुओं की संख्या, अब मान लेते हैं कि बहुलक के नमूने में, बहुलक के नमूने में कुल n अणु उपस्थित हैं, कुल स्मॉल n अणु उपस्थित हैं। क्लियर? तो ये मान लें कि n1 अणुओं का अणुभार m1 तथा n2 अणुओं का अणुभार m2 है, तो ni अणुओं का अणुभार क्या होगा? mi होगा। अतः क्या निकालें? आप देखें, संख्या औसत अणुभार निकालें, mn बार बराबर क्या है? यहाँ कुल संहति को किसी बहुलक नमूने में उपस्थित सभी अणुओं की कुल संहति मतलब अणुओं की संख्या को उनके अणुभार से गुणा कर देंगे तो कुल मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो n1 m1 प्लस n2 m2, ठीक है, प्लस ऐसे ही डॉट डॉट प्लस ni mi अपॉन अणुओं की कुल संख्या से विभाजित करेंगे तो n1 प्लस n2 प्लस ni। क्लियर? योग कर देंगे, योग करके विभाजित कर देंगे। तो अब देखें, इसको क्या लिख दें? mn बार बराबर, इसको क्या लिख दें? समेशन ni mi अपॉन ni। ठीक है, या इसको क्या लिख दें?
एम एन बार बराबर समेशन एन आई एम आई अपॉन एन आई। ठीक है, इससे क्या निकाल लेंगे अपन, संख्या औसत अनुभार। क्लियर, क्या निकाल लेंगे, संख्या औसत अनुभार निकाल लेंगे। दूसरा प्रकार है यहाँ भार औसत अनुभार। भार औसत अनुभार, देखिए भार औसत अनुभार की परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है। किसी बहुलक नमूने में विभिन्न सैंती मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर वेट को कहते हैं, आणविक द्रव्यमान को। ठीक है, सैंती वाले अणुओं के समूह की कुल सैंती, किसी बहुलक नमूने में विभिन्न आणविक द्रव्यमान वाले अणुओं के समूह के कुल आणविक द्रव्यमान को उनके आणविक द्रव्यमान से गुणा करके प्राप्त गुणनफल को जोड़ते हैं। गुणा करेंगे और जो गुणनफल प्राप्त होगा उसको जोड़ लेंगे। जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा उसको सभी अणुओं के कुल द्रव्यमान से या आणविक सैंती से, सभी अणुओं के कुल सैंती से गुणा भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होगा वही कहलाएगा भार औसत अनुभार। इसे एम डब्ल्यू बार से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एम डब्ल्यू बार से दर्शाते हैं। वापस एक बार समझें इसको कि किसी बहुलक नमूने में विभिन्न आणविक द्रव्यमान वाले अणुओं के समूह की कुल सैंती। अब यहाँ निकाला अपन ने, साथ के साथ इसको समझे कि मान लेते हैं कि बहुलक नमूने के कुल अणुओं की संख्या n मानी। ठीक है, n1 अणुओं का अनुभार m1 और n2 अणुओं का अनुभार m2 है, तो ni अणुओं का अनुभार क्या हो जाएगा, mi हो जाएगा। पहले भी अपन ने निकाला था संख्या औसत अनुभार में। तो n1 अणुओं की कुल सैंती, यहाँ ये कह रहा है कि किसी बहुलक नमूने विभिन्न सैंती वाले अणुओं के समूह की कुल सैंती को उनके आणविक द्रव्यमान से, तो कुल सैंती निकालनी पड़ेगी पहले। तो n1 अणुओं कुल सैंती का मतलब कुल द्रव्यमान जो निकालेंगे वो आणविक द्रव्यमान से अणुओं की संख्या को गुणा करेंगे। तो n1 m1, n2 अणुओं की कुल सैंती क्या आ जाएगी, n2 m2, और ni अणुओं की कुल सैंती आ जाएगी ni mi। अब यहाँ तक तो आपने क्या निकाली, यहाँ तक कर लिया कुल सैंती। अब कुल सैंती को उनके आणविक द्रव्यमान से गुणा करेंगे, तो इनको निकालें अपन कुल सैंती को उनके आणविक द्रव्यमान से गुणा करने पर, आणविक द्रव्यमान से गुणा करेंगे तो देखें n1 m1 इंटू m1 प्लस आणविक द्रव्यमान से गुणा करके गुणनफल को जोड़ेंगे। तो इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा उसको सभी अणुओं की कुल सैंती से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लस n2 m2 इंटू m2। ठीक है, प्लस ni mi इंटू mi। तो क्या प्राप्त हो जाएगा इसमें अपने को, n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर प्लस ni mi स्क्वायर। ये अपने को कुल सैंती से आणविक द्रव्यमान को गुणा करके योगफल जो प्राप्त होगा उसमें क्या करेंगे आप, अब इनका भाग दे देंगे इसका सभी अणुओं की कुल सैंती से। तो जो भी अपने को प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, संख्या औसत अनुभार। देखें आप, क्या देखें, एम डब्ल्यू बार बराबर n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ni mi स्क्वायर अपॉन, किससे, इससे भाग दे देंगे n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस ni mi। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। एम डब्ल्यू बार बराबर समेशन ni mi स्क्वायर अपॉन ni
एम आई ये। क्लियर? आगे निकालने अपन इसको, एक स्टेप और बढ़ा दें, एक स्टेप और इसमें बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, एम डब्ल्यू बार बराबर समेशन एन आई एम आई स्क्वायर अपॉन समेशन एन आई एम आई। इससे क्या निकलेगा, भार औसत अनुभार ज्ञात हो जाए। ठीक है? क्लियर?